हमने हल्फ लिया, हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। ये काम मैं कर रहा हूं, लेकिन बाज लोगों को ये काम बुरा दिखता है। आज ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, जो हम दे रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन दो से नहीं बनता। नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, नेशन बनता है तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई रहता बसता है। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के, कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं ये कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में, एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिल है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारा दिल है जो तुम्हारे लिए भी खुला है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये दिल बड़ा था, ये दिल बड़ा था, इसलिए हमने जाबाजी व हुक्मरानी की
हमने दिलों को जीतकर अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी। इसलिए आज दुनिया शहनशाह अकबर को भी याद करती है, तो दुनिया शहनशाह बाबर को भी याद करती है। ये वसी दिल भी था, लेकिन आज आपको और हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी होगी कि तालीम में आज क्या है। अगर आप 7-8 साल पुराने अगर मेरे तकारीर को सुने हैं तो मैं बराबर बताता था उसमें कि कितने ग्रेजुएट से कितने मुसलमान ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैंने अपने तकरीर में बताया कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र के हर तकरीर में बताता था कि महाराष्ट्र में कितने आईएएस मुसलमान, कितने आईपीएस मुसलमान, कितने आईएफएस मुसलमान, कितने आईआरएस मुसलमान। हालात बहुत खराब। आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारों या फिर चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हालात का मुकाबला अगर कर सकते हैं तो याद रखो, इल्म से कर सकते हैं, इल्म की दौलत से कर सकते हैं, इल्म की ताकत से कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%। ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है। और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472, 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। उसमें मुसलमानों का शेयर कितना है? गौर से सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं आप क्या सुनने आए हैं। आप जो सुनना चाहते हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं जो सुनाना है सुन लो। पहले मैं सुना रहा हूं, सुन लो। 42,65,472 टोटल एनरोलमेंट में से मुसलमानों का एनरोलमेंट 1,66,228, 1,66,228। आप गौर करो, अगर हम टोटल एनरोलमेंट में मुसलमानों के एनरोलमेंट का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या परसेंटेज है हमारा? बताइए। हायर एजुकेशन इन द ईयर 19 एंड 20 अगर हम जिस रियासत से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं, अगर वहां देखते हैं तो 19 और 20 में 13,89,603 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था, जिसमें से 1,21,918 मुसलमान थे। अगर हम महाराष्ट्र का अगर मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखते हैं
तो आप सबको भी सुन के हैरत होगी कि वो परसेंटेज है 3.89% ओनली 3.89%। क्या बात है, हमारा एनरोलमेंट इतना कम है। ग्रेजुएट्स कितने हैं? करीब सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है महाराष्ट्र में। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आज ग्रेजुएशन का लेवल भी हमारा कम है। और फिर अगर हम टोटल टीचर्स का अगर सर्वे लेते हैं, महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अगर है तो 1,63,132, जिसमें से 8,143 मुसलमान हैं। टीचर्स को अगर हम लेते हैं तो टीचर्स का भी परसेंटेज अगर देखें तो 4.99% है। आप गौर करिए। और अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो करीब 9% है वहां पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे एनरोलमेंट 3.8% है। तो आप गौर करिए कि क्या हाल है। उर्दू स्कूल्स का हाल क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर कहीं है या बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र में। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 टोटल स्कूल्स महाराष्ट्र में 1,09,942, जिसमें से 5,210 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं और उसका परसेंटेज 4.73%। और महाराष्ट्र में उर्दू स्पीकिंग पीपल कितने हैं? उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं? 7% हैं और स्कूल्स 4% हैं। टोटल मुस्लिम स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में 2018 और 19 में 28,22,370 और फिर उर्दू में अगर हम देखते हैं तो 13,05,652, मतलब ये 46.26% मुस्लिम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग थ्रू उर्दू मीडियम। मतलब ये कि 46% बच्चे जो एनरोल हुए वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं। और अगर हम सबसे खतरनाक चीज जो ये देखने के बाद मेरे पास सामने आई है तो वो ये आई है कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसमें 50% से भी कम स्कूल्स में फर्नीचर है और 23% ऐसे स्कूल हैं जहां पे कुछ फर्नीचर है। 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर लैब नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। और फिर जब हम ड्रॉप आउट को देखते हैं तो हाई ड्रॉप आउट है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स अगर कोई है महाराष्ट्र में तो वो मुसलमानों में है। अगर हम एससी और एसटी से अगर कंपेयर करते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट। और आपको ये भी बताऊं, औरंगाबाद में 2021 और 22 में 8,000 बच्चे 10th में इम्तिहान नहीं लिखे और ड्रॉप आउट हुए औरंगाबाद में। और अगर आपको यह भी बताऊं तो आपको सुनकर हैरत होगी, अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक आने तक 100 घटकर सिर्फ 10 बच्चे हो जाते हैं। सिर्फ 10। मतलब एक स्टेज बाय स्टेज
ड्रॉप आउट्स है। ग्रेजुएट में आते हैं, अगर 3.5 साल या 5.5 साल की उम्र में एक बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं आप, वो ग्रेजुएशन तक जाता है। तो ग्रेजुएशन को जाते जाते अगर 100 बच्चों को दिए तो ग्रेजुएशन तक आने तक सिर्फ 100 के बजाय 10 ही बच जाते। और फिर ग्रेजुएशन का लेवल कितना है? 4%। प्रोफेशनल कोर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कितने? लेस देन 1%। आईएएस, आईपीएस क्या है? वो भी परसेंटेज आपका पूरा गिरा हुआ है। मेरे पास बहुत से आदाद-ओ-शुमार लेकर आया था, लेकिन ये बातें बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि लोग समझेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज ये स्कूल, ये एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखा है तो सियासी मकसद के लिए रखा है। मैं बताना चाहता हूं उनको, इसके पीछे कोई सियासत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी में सब कुछ सीखा, अगर कोई चीज नहीं सीखा तो सियासत करना नहीं सीखा। नहीं आती, ना ही मैं कभी सियासतदान बनना चाहता था। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी एमएलए बनने की, और आज भी नहीं है, ना कल रहेगी। वो और होंगे जिनको एमएलए या एमपी बनने की ख्वाहिश है, मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर कुछ ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि जब मरने के बाद अल्लाह के सामने जब हाजिर रहूंगा तो उस वक्त अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, इख्तिदार दिया था, ताकत दी थी, तो तूने मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या किया है, तो मैं यही काम के जरिए अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और कहूंगा कि अल्लाह तूने इज्जत दी थी मुझे, शोहरत दी थी मुझे, ताकत दी थी मुझे, इख्तिदार दिया था, दौलत दी थी, तो मेरे ये स्कूल तेरे हबीब के उम्मतियों की मोहब्बत की निशानी है। मैं कभी भी न शोहरत के पीछे भागा हूं, न कभी भी दौलत के पीछे भागा हूं, न कभी इख्तिदार के पीछे भागा हूं। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, किसी से डरता या घबराता नहीं हो। सिर्फ डरता हूं तो मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं। अरे आज 11 स्कूल है हैदराबाद में। पहला स्कूल कैसे बना आपको मालूम? अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अकबर ओवैसी साहब पे हमले होने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी गरीबों की मदद के लिए, तालीमी इदारे बना दिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझ पर हमला होने से पहले, मुझ पे गोलियां लगने से पहले, चाकुओं के जरब लगने से पहले मेरे 2 स्कूल ऑलरेडी जब चलते थे। अगर मैं आज जिंदा हूं ना तो शायद वो 2 स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा हूं। अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था, मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब लड़ रहा है तो एमएलए बनने के लिए नहीं, जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं मासूम बच्चों के खानों पे बस्ता और किताबों का बोझ देना चाहता हूं और इनके मासूम उंगलियों में कलम थमाना चाहता हूं। इस नीयत से इलेक्शन लड़ा।